ओके। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हम ग्रीन इकोनॉमी कर रहे हैं। तो ग्रीन इकोनॉमी में हमने कई सारे टर्म्स पढ़ लिए हैं। तो कौन कौन से टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं, सबसे पहले हम उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है। तो ग्रीन इकोनॉमी के अंतर्गत हमने हमने पढ़ लिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, फिर लाइनियर इकोनॉमी रेखीय अर्थव्यवस्था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग यानी कार्बन मूल्य निर्धारण, और इसके दो मेथड थे, कार्बन टैक्स कार्बन कर, और कार्बन एमिशन सिस्टम जिसको कैप एंड ट्रेड सिस्टम कहते हैं। तो ठीक है, तो ये तीसरा था क्या, ये कार्बन एमिशन ट्रेड सिस्टम है। ये यहाँ पर ये ऊपर लिख दीजिए, ट्रेड सिस्टम, कार्बन एमिशन ट्रेड सिस्टम। ठीक है। तो ये कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, ठीक है, वहां पर भी आप लिख लीजिएगा कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यापार प्रणाली, जिसको हम कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने स्मार्ट ग्रिड के बारे में पढ़ा था, जो हमारे इकोनॉमी का पार्ट नहीं था, लेकिन चूंकि हमारे ग्रीन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें स्मार्ट ग्रिड के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन या मूल्य वर्धन पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ग्लोबल वैल्यू चेन, वैश्विक मूल्य श्रृंखला पढ़ी थी। ठीक है। फिर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, वृद्धिशील उत्पादन क्या होता है, ये हमने जाना था। और फिर हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं भी आप कह सकते हैं, या फिर सही नाम इसका ये होगा पैमाने की मित व्ययताएं। पैमाने की मित व्ययताएं। मित व्ययता क्या होती है कि उचित तरीके से खर्च करना। ठीक है, मतलब ज्यादा फालतू खर्च ना करना। तो जो इंसान फालतू खर्च नहीं करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मितव्ययी इंसान कहते हैं। ठीक है। तो मितव्ययिता क्या हो गई, एक स्वभाव हो गया कि कोई इंसान फालतू खर्च नहीं करता है, जो जरूरत भर का है उतना ही खर्च करता है। तो यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की मित व्ययताएं, हमने ये सारी चीजें यहाँ तक पढ़ ली थी। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक। तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हिंदी में लिखिए इसको, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना या कार्यक्रम। ठीक है, योजना या कार्यक्रम। ठीक है। यह योजना शुरू की गई थी 2020 में। बेसिकली हुआ क्या था कि अभी रिसेंटली पिछले एक दशक में कंपनियां जो है ना चाइना से शिफ्ट करने के लिए सोच रही हैं, और कई सारी कंपनियां शिफ्ट कर भी चुकी हैं। तो उनको भारत की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, सो दैट भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, तो सरकार ने इस मेक इन इंडिया शुरू किया था 2014 में। और उसी को और बूस्ट करने के लिए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ग्लोबल वैल्यू चेन यानी कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, और हमारा जो आयात निर्भरता है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, उसको कम करने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की थी, ये कार्यक्रम शुरू किया था। और कब शुरू किया था ये शुरू किया गया था मार्च 2020 में। ठीक है। तो मार्च 2020 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कोई भी अगर स्कीम या योजना शुरू की जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, जिनके पास नोट्स पहुंच गए हैं तो उन्होंने तो वो स्ट्रक्चरल वे में बना लिया होगा। जिनके पास नोट्स नहीं है, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर यहां से बना ले। ठीक है, वही स्ट्रक्चरल वे में ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक। तो बीच में हेडिंग डाल दीजिए, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। ठीक है, क्या उद्देश्य थे इस योजना के। ठीक है। तो लिखना शुरू करिए। पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो पहला लिखिए,
फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फोस्टर, ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, टू फोस्टर मैन्युफैक्चरिंग थ्रू डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पूरी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फॉस्टर का मतलब हो गया बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ाना किसी भी चीज को या पोषना, ठीक है। तो टू फोस्टर मैन्युफैक्चरिंग थ्रू डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि घरेलू और विदेशी निवेश के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना या विनिर्माण को पालना पोसना, तो यहां पर आप क्या कहेंगे? बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा लिखिए, सेल एंड एक्सपोर्ट, और किसको बढ़ावा देना है? बिक्री को और निर्यात को। फिर तीसरा क्या है? टू फोस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब जब मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन हमारा ये प्राइमरी गोल नहीं था। प्राइमरी गोल था कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ताकि हम ग्लोबल वैल्यू चेन में अपनी जगह बना सके और हमारी जो है ना डिपेंडेंसी कम हो सके इंपोर्ट पर, ठीक है। इंपोर्ट जो हम करते, आयात करते हैं, तो आयात का जो दबाव है हमारे ऊपर वो कम हो सके, ठीक है। तो पहला तो ये था। और क्या करना था? ठीक है, फिर यहां बीच में लिख दीजिए एंड, लिख लिया ये आपने? हिंदी में भी लिख दे साथ ही साथ, या फिर पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं फिर उसके बाद हिंदी में लिखते हैं। एंड, और क्या करना है? दूसरा लिखिए यहाँ पे, दूसरा पॉइंट क्या है? टू रिड्यूस, क्या कम करना है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट एंड इंपोर्ट डिपेंडेंसी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, ठीक है। सो दैट, आगे लिखते जाइए, so that Indian goods can be more competitive in international market, ठीक है। और दूसरा क्या है? एंड इंडिया कैन strengthen its position इन ग्लोबल वैल्यू चेन। ग्लोबल वैल्यू चेन को जीवीसी में लिख रहा हूं, आप लोग क्या लिखेंगे? ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है। तो क्या इसमें ऑब्जेक्टिव था? मैं इसको बीच में लेके आ रहा हूं, ठीक है। हाँ, उद्देश्य क्या था? तो अब आपको दिख रहा है ना, उद्देश्य क्या है हमारा?
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम का, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य हमारा है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। कैसे? डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर, सेल और एक्सपोर्ट, बिक्री को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मेन हमारा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़े, ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, इंप्लॉयमेंट जनरेशन तो सेकेंडरी एस्पेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये भी बढ़े, ये भी हमारा उद्देश्य था। और तीसरा क्या है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो। भाई हमारा एक्सपोर्ट तब ज्यादा होगा ना कि जब हमारा उत्पाद बाहर सस्ता होगा, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। वो क्यों हो जाती है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी या आयात पर निर्भरता, आयात के ऊपर निर्भर जो हम हैं वो हम कम कर सकें। तो यहां पर क्या है? टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड इंपोर्ट डिपेंडेंसी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, हमारा निर्यात बढ़े, हमारा रोजगार सृजन हो, ठीक है, रोजगार सृजन भी ज्यादा से ज्यादा हो, साथ ही साथ हमारी जो विनिर्माण की, उत्पादन की जो लागत है वो कम हो जाए, और प्लस आयात के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाए। अब जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो उससे फायदा क्या होगा? सो दैट इंडियन गुड्स कैन बी मोर कंपिटिटिव, ताकि वो जो है इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय जो सामान है वो और प्रतिस्पर्धी बन सके, ठीक है। एंड इंडिया कैन स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन, और भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपने स्थान को और मजबूत कर सके, ठीक है। तो अब इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। या लिख लेते हैं या मैं बोल देता हूं, आप लोग उसको जो है मैं बोल देता हूं, हिंदी में जो लोग हैं उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हिंदी में भी जो लोग लिख रहे हैं वो भी हेडिंग डाल दीजिए, उद्देश्य, और यहां लिखिए, नहीं मुझे लिखना ही पड़ेगा, फिर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। चलो मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, इसमें इसका क्या उद्देश्य है? तो ये मार्च 2020 में शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये हेडिंग मैंने डाल दी। अब इसका उद्देश्य लिखिए। नंबर 1, घरेलू एवं विदेशी निवेश के माध्यम से विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण करके बस यहीं तक छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है? बिक्री एवं निर्यात, और नीचे लिखिए रोजगार सृजन, रोजगार सृजन, ठीक है, को क्या करना है? बढ़ावा देना है, ठीक है, बढ़ावा देना, ये एक पहला उद्देश्य हो गया, ठीक है। इसी तरह लिखिए, बढ़ावा देना। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है उत्पादन, यहां पर एंड लिख दीजिए, और यहां पर बीच में क्या लिखेंगे? और, ठीक है, और उत्पादन की लागत, और उसके नीचे लिखिए आयात निर्भरता, आयात निर्भरता को कम करना, ठीक है, इस तरह लिखिए, को कम करना, ठीक है। फिर ताकि
इससे क्या हो सके, सो दैट, यहां बीच में लिखिए ताकि या जिससे, जिससे, ठीक है, भारतीय सामान अंतरराष्ट्रीय बाजार में और प्रतिस्पर्धी बन सके, बन सके, ठीक है, और क्या हो सके, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में, एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारतीय स्थिति मजबूत हो सके, हो सके, ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूं, ठीक, तो ये रहा। तो हिंदी में ये उद्देश्य आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उद्देश्य क्या है, घरेलू एवं विदेशी निवेश के माध्यम से विनिर्माण, बिक्री एवं निर्यात, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है और उत्पादन की लागत, आयात निर्भरता को कम करना है, ताकि भारतीय सामान अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सके। और दूसरा क्या है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत हो सके। अभी वैश्विक मूल्य श्रृंखला क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन क्या है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में। और ग्लोबल वैल्यू चेन में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एमएनसीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो उत्पादन की जो बहुत सारी गतिविधियां होती हैं वो दूसरे अलग अलग देशों में बटी हुई होती हैं, तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। तो यहां पर हमारी हिस्सेदारी मैंने बताया था आपको कि बहुत कम है, केवल 4 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हमारी हिस्सेदारी एक बेहतर स्तर पर है। उसमें जैसे हमारा ऑटोमोबाइल पार्ट्स का जो काम है, फार्मास्यूटिकल्स का जो काम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो काम है, ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स हैं। एक और सेक्टर है, चलिए वो इस समय मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 4 सेक्टर है, आईटी सेक्टर, ठीक है। तो 4 सेक्टर हैं जिनका जो ना जीवीसी, जिनकी वजह से जीवीसी में, ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की स्थिति थोड़ी सी दिखाई देती है, वरना फिर हमारी स्थिति जीवीसी में कमजोर है, ठीक है। अब उसके बाद, तो अब ये है क्या, ये देख लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, ये लिख लिया आप लोगों ने? आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है इस स्कीम के अंतर्गत, होता क्या है, ठीक है, तो ये जान लेते हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत होता क्या है। तो लिख लीजिए, अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फाइनेंशियल incentives financial incentives are given to the companies of selected sectors। अगर आप सेक्टर्स के नंबर लिखना चाहते हो तो चाहे तो लिख लें, 14 सेक्टर हैं, ठीक है, उतना याद रखने की जरूरत है। आप 14 सेक्टर इतना याद रखो, सेलेक्टेड सेक्टर्स टू द कंपनीज ऑफ सेलेक्टेड सेक्टर्स फॉर देयर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन,
इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन क्या है, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत पहले हिंदी में भी लिख लेते हैं। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत, चलिए पूरा ही लिख देता हूं, उत्पादन इन्वर्टेड कामा में कर दीजिए, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चुने हुए क्षेत्रों, अब चुने हुए क्षेत्र कौन कितने हैं, तो 14 लिख दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। चुने हुए क्षेत्रों की कंपनियों, ठीक है, की कंपनियों जो वृद्धिशील उत्पादन कर रही हैं, जो वृद्धिशील, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे, वृद्धिशील उत्पादन। मैं पढ़ा चुका हूं वृद्धिशील उत्पादन या इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन क्या होता है पिछले क्लास में, कर रही हैं, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, चलिए लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए, तो अब इसमें क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत जो है ना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, मतलब एक टाइप की सब्सिडी समझ लीजिए आप। ठीक है, कि जो भी चुने हुए क्षेत्रों की जो भी कंपनियां हैं जो वृद्धिशील उत्पादन कर रही हैं, तो उन कंपनियों को जो है वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। वृद्धिशील उत्पादन का मतलब ये हो गया कि एक चुने हुए बेस ईयर से, आधार वर्ष से कोई कंपनी अपना उत्पादन बढ़ा रही है, ठीक है, तो किसी कंपनी का अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो उस बढ़े हुए उत्पादन पे जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है, और ये हमारा फाइनेंशियल प्रोत्साहन होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद एक चीज ये समझिए, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं तो प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, इन दोनों का होता है। उत्पादन वस्तु और सेवा दोनों का होता है। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं, विनिर्माण, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन में वस्तु और सेवा दोनों का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, विनिर्माण या वस्तुओं का उत्पादन कैसे होता है? तो हमने जब वैल्यू एडिशन आपको पढ़ाया था तो बताया था, मूल्य संवर्धन, कि वैल्यू एडिशन के द्वारा ही तो प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वैल्यू एडिशन, या जिसको हम कहते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग के हिंदी में कहेंगे विनिर्माण, और वैल्यू एडिशन को कहेंगे मूल्य वर्धन या संवर्धन। ठीक है, जो आप लिखना चाहें, मूल्य वर्धन या संवर्धन। ठीक है, तो प्रोडक्शन वस्तुओं और सेवाओं दोनों का उत्पादन, मतलब उत्पादन का मतलब वस्तु और सेवा दोनों का उत्पादन होगा। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होगा कि केवल वस्तुओं का उत्पादन है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? वैल्यू एडिशन के द्वारा होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये जो इंसेंटिव दिया जाता है, तो अब हमारा बाहर जो सामान है, ठीक है, तो जो हमारा बाहर सामान है वो हमारा जो है वो कॉस्टली है। इंटरनेशनल मार्केट में, इसको नोट मत करिएगा, मैं बस समझा रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो सामान है वो कॉस्टली है। तो जब कॉस्टली है तो इसकी कॉस्ट को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई सरकार द्वारा। ठीक है, कि कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाए, तो इसके लिए क्या करती है,
कॉस्ट कम करने के लिए सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है, वित्तीय प्रोत्साहन दे देती है ताकि कॉस्ट थोड़ी कम हो जाए। अब कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी तो हमारा सामान थोड़ा प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब उसके बाद यहां पर एक अपवाद भी है। तो यहां पर यह बात निकल के आई कि इसको आप चाहो तो नोट के तौर पे लिख लो, ठीक है? तो नोट करके ऐसे लिख लो कि PLI इज गिवन फॉर वैल्यू एडिशन ओनली, ठीक है? उत्पादन आधारित प्रोत्साहन केवल मूल्य वर्धन के लिए दिया जाता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए नोट, ठीक है? नोट हेडिंग डाल के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन केवल, ठीक है, केवल मूल्यवर्धन के लिए, मूल्यवर्धन के लिए दिया जाता है। और किस पर दिया जाता है? वृद्धिशील उत्पादन पर। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपने किया है उस पर दिया जाएगा, पूरे प्रोडक्शन पर नहीं दिया जाएगा। आपने अगर बेस ईयर में 10 पेन बनाए थे और अगर करंट ईयर में आपने 12 पेन बनाए हैं तो जो एक्स्ट्रा 2 पेन बनाए हैं उन पर आपको जो है ना फाइनेंशियल इंसेंटिव या वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? और ये किस लिए किया जा रहा है सरकार? ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा जो सामान है इंटरनेशनल मार्केट में और प्रतिस्पर्धी बने। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि फिर आ जाएगा कि बाहर से फिर ऑब्जेक्शन आ जाएगा, मतलब WTO की तरफ से कि भाई आप तो सब्सिडी दे रहे हो अपने प्रोडक्शन पे, ठीक है? लेकिन सब्सिडी तो पूरे सामान पे दिया जाता है, ठीक है, पूरे प्रोडक्शन पे दिया जाता है सब। लेकिन यहां पर सरकार ये कह सकती है ना कि हम सिर्फ अपने मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं तो हम ये इंसेंटिव दे रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए हमारा किया गया। अब लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो, ठीक है, इसको आपने नोट लिख लिया। अब इसमें एक अपवाद है, वो अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि जो मोबाइल और इसके कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल और इसके जो कंपोनेंट हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे PLI नहीं दिया जाता। मोबाइल इंडस्ट्री भी PLI के अंतर्गत एक सेक्टर है, ठीक है? जो 14 चुने हुए क्षेत्र हैं उन 14 चुने हुए क्षेत्रों में मोबाइल इंडस्ट्री भी है। मोबाइल एंड इट्स एलाइड कंपोनेंट, मोबाइल और मोबाइल फोन और इसके जो संबंधित पुर्जे, ये या मोबाइल के जो पुर्जे होते हैं, मदरबोर्ड है, कैमरा है, फ्लैश लाइट है और चिप्स, जो चिप अंदर लगे हुए हैं, ठीक है? तो ये सारे जो कल पुर्जे हैं ये भी जो है मतलब कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे जो है PLI नहीं दिया जाता है। हमारे देश में जो PLI दिया जा रहा है वो सिर्फ मोबाइल की असेंबलिंग पे दिया जा रहा है। यानी कि मैं अगर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं अगर मोबाइल निर्माता हूं, मोबाइल बनाने की मेरी फैक्ट्री है, तो मुझे PLI के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये एक अपवाद है और ये अपवाद भी है और ये एक दोष भी है, ठीक है? अब ये सरकार ने क्यों किया था, क्योंकि उस पर हम बात करते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई देखिए, अगर मैं मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं या मोबाइल के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं या उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट है, तो मैं PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत मैं कवर नहीं होऊंगा, ठीक है? उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत मैं कवर नहीं होऊंगा, मुझे प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं असेंबलिंग कर रहा हूं, ठीक है, मैंने कंपोनेंट कहीं से भी खरीदे और मैंने अगर उनको असेंबल करके मोबाइल बना दिया, तो जो असेंबलिंग का काम है इस काम को PLI के तहत कवर किया जा रहा है, ठीक है? तो ये एक दोष भी है, प्रॉब्लम है ये PLI के साथ, ठीक है? बेसिकली इसको इसलिए किया गया था। असेंबलिंग का मतलब आप समझ गए कि भाई इंपोर्ट कर लिया या कहीं से भी जो है ना मदरबोर्ड और चिप, कैमरा, फ्लैश लाइट और जो भी उसके कल पुर्जे हैं उनको कहीं से ले लिया और लेके आपने उसको असेंबल करके मोबाइल बना दिया, तो आपकी ये एक्टिविटी जो है ये PLI के तहत कवर होगी। लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो कवर नहीं होगा, ठीक है? बेसिकली हुआ था कि जब कंपनीज जो है ना पिछले 1 दशक से जब चाइना से जो है ना ये हुआ कि कंपनीज निकल रही हैं, तो उन कंपनीज को अपनी तरफ तेजी से अट्रैक्ट करने के लिए काम किया गया था।
पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी और हम इतना इंप्रूव नहीं हुए हैं कि हम चिप वगैरह पर और मदरबोर्ड वगैरह पे इन सब पे हम बड़े स्पेशलिस्ट हो सकें। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, वरना हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को पीएलआई के तहत कवर नहीं किया गया है, उसकी असेंबलिंग को कवर किया गया। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इट्स कंपोनेंट्स आर mobile phone and its component is not covered under प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम, प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये पीएलआई स्कीम के तहत कवर नहीं किए गए हैं, ठीक है। रैदर असेंबलिंग, ठीक है, असेंबल जो करते हैं मतलब कि पुर्जों को जोड़कर मोबाइल बना दिया, ठीक है, इधर इंपोर्ट कर लिया और उन पुर्जों को सिस्टमैटिक ढंग से जोड़कर मोबाइल बना दिया, असेंबलिंग, या इसको आप फिनिशिंग भी कह सकते हैं, फिनिशिंग एक्टिविटी, फिनिशिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है, असेंबलिंग या फिनिशिंग ऑफ मोबाइल फोन्स एक्टिविटी is covered under PLI स्कीम, ठीक है। सो ये बात समझ में आ गई। हिंदी में चाहे तो लिख लें, हिंदी में भी लिख लेते हैं कि मोबाइल एवं उसके पुर्जों का विनिर्माण प्रक्रिया उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नहीं आती है, नहीं आती है, ठीक है। बल्कि फिर अगली लाइन में लिख लीजिए, बल्कि मोबाइल की, अब असेंबलिंग की स्पेल हिंदी आप देख लीजिएगा, मैंने देखा तो मुझे कुछ अच्छा उचित मिला नहीं। असेंबलिंग, बलिंग प्रक्रिया उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब आप नीचे और ये भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू दिस, लिखिए, ड्यू टू दिस इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, लिख ही देता हूं, ड्यू टू दिस
इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्ट मोबाइल कंपोनेंट्स एंड डू असेंबलिंग जॉब ओनली। ठीक है, हिंदी में लिखिए, इस कारण से भारतीय मोबाइल निर्माता मोबाइल के पुर्जों को आयात करते हैं और केवल उनकी असेंबलिंग का काम करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये मोबाइल का जो इंडस्ट्री है ये एक अपवाद है। बाकी सभी क्षेत्रों में पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत जो वैल्यू एडिशन होता है उसी को कवर किया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कवर किया जाता है, वैल्यू एडिशन को कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हमारा जो सामान है वो इंटरनेशनल मार्केट में प्रतिस्पर्धी क्यों नहीं है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, वाई इंडियन गुड्स आर नॉट कॉम्पिटिटिव। लिखिए, वाई इंडियन गुड्स आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। वाई इंडियन गुड्स आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन इंडियन मार्केट, सॉरी इंटरनेशनल मार्केट। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय सामान प्रतिस्पर्धी क्यों नहीं है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय सामान प्रतिस्पर्धी क्यों नहीं है। ठीक है, नोट्स में मैंने बोला है कि वाई इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई इन इंडिया। तो आप ये भी कह सकते हैं, तो आप जो ना, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि वाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया इज हाई। ठीक है, तो वाई इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया हाई। भारत में उत्पादन की लागत अधिक क्यों है। तो जिनको नोट्स पहुंच गए हैं आप दोनों हेडिंग डालेंगे, वाई मतलब कि भारतीय सामान अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी क्यों नहीं है। वाई इज इंडियन गुड्स नॉट कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, जिनको नोट्स पहुंच गए हैं वो साथ में ऑब्लिक करके ये हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है या फिर हमारा सामान प्रतिस्पर्धी क्यों नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है इन सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे अपर्याप्त आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, संरचना। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा रोड्स, ठीक है, फिर हमारा रेलवे, रेलवेज, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा पोर्ट्स जो हमारे बंदरगाह हैं, वेयर हाउसेस, ठीक है। तो रोड्स हिंदी में लिख लीजिए, रोड, रेलवे, पोर्ट्स यानी बंदरगाह, और वेयर हाउसेस यानी कि गोदाम या भंडार गृह। ठीक है, गोदाम या भंडार गृह। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे कम है। ठीक है, इन पर अभी और काम होना है, प्लस कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी भी पुअर है, पुअर यानी कि खराब है, खराब कनेक्टिविटी भी है इनके बीच में। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई।
अब क्या है कि जब रोड नहीं है पर्याप्त है, रेलवे की लाइनें पर्याप्त नहीं है, तो क्या है कि हमारा परिवहन महंगा हो जाता है। ठीक है, अब ट्रक को अगर जो सीधे सीधे अगर ट्रक जा सकता था, ठीक है, ऊपर से हमारे रोड्स की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो जहां फ्यूल थोड़ा बचाया जा सकता था वहां एक्स्ट्रा फ्यूल लग जाता है। ठीक है, कई बार घूम के जाना पड़ता है, कई इलाकों को जिन जो गैर जरूरी है वहां से भी घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि पर्याप्त हाईवे, पर्याप्त रोड नहीं है, रेलवे की सुविधा नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है इनके बीच में। ठीक है, उसके बाद पोर्ट्स वगैरह भी हमारे उतने डेवलप नहीं है जितने होने चाहिए, और पोर्ट्स की संख्या भी अभी कम है। फिर हमारे पास जो है ना भंडारण की भी उचित व्यवस्था नहीं है। तो आप जो है ना तैयार माल हो या कच्चा माल हो, हमारा जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें जो दिक्कतें हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, तो महंगा हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल का हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अगर इंटरमीडिएरी गुड्स का हो रहा है, मध्यवर्ती वस्तु, मैं आगे पढ़ाऊंगा मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है। ठीक है, तो अगर मध्यवर्ती वस्तु का हो रहा है या रॉ मटेरियल का हो रहा है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देगा। प्लस दूसरा क्या है, रोड्स की तो हमारी कंडीशन ठीक है ही नहीं, फ्यूल ज्यादा लगता है। प्लस और क्या दिक्कत है, दूसरा हाई फ्यूल प्राइसेस और प्लस करप्शन। ठीक है, तो ईंधन, हिंदी में लिख लीजिए, ईंधन की अधिक कीमत प्लस भ्रष्टाचार। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन हमारा महंगा हो रहा है, हम देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि रोड अच्छे नहीं है, रेल कनेक्टिविटी कम है, भंडार गृह हमारे पास पर्याप्त नहीं है। ठीक है, लॉजिस्टिक सपोर्ट हमारा बहुत थोड़ा सा कमजोर है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे ईंधन या फ्यूल की कीमत भी ज्यादा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, और प्लस हमारा करप्शन। ये करप्शन क्या है यहां पर, तो करप्शन है कि आपने देखा होगा कई बार रील्स वगैरह आप लोग अगर स्क्रॉल करके देखते हो, तो कई बार कोई ट्रक ड्राइवर है गुस्से में तलवार निकाल लेता है, क्योंकि वो हर एक शहर में जब भी एंट्री करता है तो वहां पर जो ना जो सरकारी महकमा है वो रिश्वत लेने के लिए खड़ा है, या फिर कीमत तय है कि आप इस रोड से जा रहे हो तो आपको जो ना ये चौकी पड़ती है, तो इस चौकी को आपको इतना पे करके जाना है। अब उनको यहां से अगर उनको 500 किलोमीटर दूर सामान लेके जाना है तो कम से कम 5 जगह तो उनको जो है इस तरीके से भ्रष्टाचार के तहत जो है उनको पैसा देना पड़ता है। अब अगर हर जगह 500 रुपए भी दिए तो एक चक्कर में 2,500 रुपए उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो वो भी जो करप्शन है वो भी कॉस्ट बढ़ा रहा है। और उसके बाद जो ईंधन है वो भी महंगा है तो वो भी कॉस्ट बढ़ा रहा है। फिर उसके बाद जो हमारे कनेक्टिविटी कम है, हमारे पास इंफ्रा की कमी है, वो भी हमारा कॉस्ट बढ़ा रहा है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसका आउटकम क्या होता है, इन दोनों का अगर हम आउटकम देखेंगे, इन दोनों का, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिएगा कि इसका आउटकम क्या हो जाएगा, कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, महंगा परिवहन, महंगा परिवहन। अब परिवहन महंगा यहां पर स्टैब्लिश हो गया, प्लस यहां पर जो है ना हाई फ्यूल प्राइसेस, हाई फ्यूल प्राइसेस और प्लस करप्शन, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। क्या मेरी बात समझ में आई? और भी कारण है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और क्यों बढ़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा क्यों है, या फिर हमारा सामान प्रतिस्पर्धी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, प्लस क्वालिटी भी हमारे गुड्स की उतनी अच्छी नहीं है। देखते हैं क्या कारण है। उसके बाद तीसरा नंबर डालिए, थर्ड नंबर क्या है, लैक ऑफ, ठीक है, किसका है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एडवांस्ड मशीनरीज और प्लस
स्किल्ड मैन पावर। ठीक है, तो कमी है, किसकी कमी है, हिंदी में लिखिए, तकनीक, उन्नत मशीनों एवं कुशल श्रमिकों की कमी। ठीक है, इनकी कमी है। अब जब आपके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, एडवांस मशीनरी नहीं है, और जिन देशों के पास एडवांस मशीनरी है तो उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है और उनके प्रोडक्शन की क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब भारत के पास अगर टेक्नोलॉजीज की कमी है, एडवांस मशीनरीज नहीं है, तो उससे होता क्या है, उसका आउटकम क्या होता है कि टेक्नोलॉजी और एडवांस मशीनरी नहीं है, ठीक है, और स्किल्ड मैन पावर भी नहीं है, तो इसका आउटकम यह हो जाएगा कि हमारा जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये जो सुविधा है, ये सुविधा नहीं होगी। पैमाने की मित व्ययताएं वाली जो सिचुएशन है वो हमारे देश में नहीं है। अगर हमारे पास उन्नत मशीनें होती तो अगर जैसे कोई मशीन है, अगर वो हाई टेक्नोलॉजी की होगी तो 1 घंटे में 1000 पेन बना देगी, लेकिन अगर हमारी ये 30 साल 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की तो 1 घंटे में मुश्किल से हो सकता है 50 पेन बनाए। अब मैंने आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल में पढ़ाया था कि अगर उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आप ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, अगर आप 2 लोगों के लिए खाना बनाएंगे तो वहां पर खाने की कीमत आपको हो सकता है प्रति व्यक्ति ज्यादा पड़े, लेकिन आप अगर 100 लोगों के लिए खाना बनाएंगे तो प्रति व्यक्ति खाने की कीमत आपको कम पड़ेगी। तो प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है, उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर जो पर यूनिट, प्रति इकाई जो कीमत है वो कम हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दीजिए नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन, और प्लस क्या है, प्लस लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे उत्पाद की जो क्वालिटी है वो भी कम होगी, क्योंकि तकनीक नहीं है हमारे पास, स्किल मैन पावर नहीं है और एडवांस मशीनरी नहीं है, तो हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है यानी कि हमारी प्रति इकाई का जो हम लाभ ले सकते हैं उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर, एक तो उत्पादन हमारा कम हो रहा है और प्रति इकाई हमारी कीमत भी ज्यादा बढ़ रही है। तो यहां भी हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यहां भी हमारा लागत बढ़ रही है। और यहां पर कॉस्ट बढ़ रहा है, पहली चीज ये हो गई, और दूसरी चीज ये हो गई कि लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गई, तो यहां पर क्या है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सिचुएशन नहीं है, तो यहां पर भी लागत बढ़ रही है उत्पाद को बनाने में। ठीक है, और उसके बाद हो क्या रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है ना महंगा बन रहा है, तो महंगा जाएगा विदेशों में बिकने के लिए, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तकनीकी और हमारे पास ये उन्नत मशीनरी नहीं है, तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और उत्पाद भी हमारा महंगा है। तो इसका आउटकम क्या होगा, इसको लिख लिया आप लोगों ने, हिंदी में लिख लिया, तकनीकी उन्नत मशीनों और स्किल मैन पावर की कमी। इसका क्या कारण, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से यह हुआ कि पैमाने की मितव्ययताएं की अवस्था नहीं प्राप्त हो पाती है, पैमाने की मितव्ययताओं की अवस्था नहीं प्राप्त हो पाती, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सिचुएशन नहीं हो जनरेट हो पाती। प्लस हमारा जो उत्पाद है, उत्पाद के निम्न स्तर, निम्न गुणवत्ता का उत्पाद, प्लस लिख के क्या लिखेंगे, निम्न गुणवत्ता का उत्पाद, निम्न गुणवत्ता का उत्पाद। ठीक है, अब इस टोटल को ओवरऑल अगर एक जगह लिखें तो वो क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर ये आएगा, वो ये निकल कर आएगा, पहली चीज क्या निकल कर आएगी कि इंडियन गुड्स इन, ये इंटरनेशनल लिखा है, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, INTL करके मैं लिख रहा हूं, इंटरनेशनल
मार्केट, क्या सिचुएशन रहेगी भाई? ठीक है, एक तो ये रहेगी, एक ही में दोनों को मर्ज कर देते हैं। एक तो ये रहेगी कि कॉस्टली रहेगा और प्लस लो क्वालिटी। ठीक है, कॉस्टली यानी कि महंगा और निम्न गुणवत्ता। तो भारतीय सामान, इसका आउटकम क्या हुआ? इसका आउटकम क्या हुआ? ठीक है, भारतीय सामान अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगा होगा और निम्न गुणवत्ता का होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब ये सवाल, ये चीज लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, लिख लिया ना? और थोड़ा, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो फिर आप बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा पीएलआई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन है, वो कैसे जो है ना इन समस्याओं से हमें थोड़ी सी राहत दे पा रहा है। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, हाउ विल पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हेल्प। ठीक है, वो कैसे हेल्प करेगी? तो हिंदी में लिख लीजिए, उत्पादन आधारित, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कैसे मददगार होगी। अब देख लेते हैं भाई कैसे मददगार होगी। ठीक है, तो पहला नंबर भाई देखिए, ये क्या है कि ये वित्तीय प्रोत्साहन है। तो वित्तीय प्रोत्साहन है यानी कि जो है ना फाइनेंशियल मतलब पैसे के रूप में कंपनियों को मिलेगा, मतलब सपोर्ट मिलेगा अगर वो अपना उनका जो है ना प्रोडक्शन, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगा तो। ठीक है, तो कंपनियों को जब पैसे के रूप में सपोर्ट थोड़ा सा मिलेगा तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा वो जो है ना कंपनसेट होगी कि नहीं होगी। वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मान लीजिए किसी चीज को बनाने में, किसी चीज को बनाने में 10 रुपए लग रहे थे। ठीक है, अब सरकार ने थोड़ा सा कंपनसेट कर दिया तो हो सकता है उसी चीज को जो है अब वो 9 रुपए में अगर बाहर बेचें। ठीक है, देखिए इसमें लाभ जुड़ा हुआ है, आप ये मत सोचिएगा कि सर इसमें लाभ कहां गया। जब भी उत्पादन हो रहा है तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप हमारे उत्पादन के चारों साधनों में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लाभ जुड़ा हुआ है, बस आप इसको समझो मोटा मोटा, ज्यादा गहराई में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 रुपए की चीज है, अब सरकार ने थोड़ा सा यहां पर, सरकार ने थोड़ा सा छिड़काव कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने पीएलआई, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव थोड़ा सा दे दिया, तो अब ये 10 रुपए की चीज वो बाहर 9 रुपए में बेच सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? और भी फायदा है पीएलआई का। तो पहला फायदा क्या है? पीएलआई, पीएलआई स्कीम कंपनसेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना उत्पादन की लागत की, उत्पादन की लागत की भरपाई करती है। ठीक है,
और कैसे करती है, तो यहां पर लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आगे और लिख दीजिए थ्रू फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव्स, थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो उत्पादन आधार, इंग्लिश में बढ़ा दीजिएगा, और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना उत्पादन की लागत की भरपाई करती है। कैसे करती है, उत्पादन की लागत की भरपाई, यहां पे नीचे लिख दीजिए वित्तीय प्रोत्साहन द्वारा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी बनी रहेगी अपने नोट्स में। प्रोत्साहन द्वारा करती है। ठीक है, तो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना उत्पादन की लागत की भरपाई वित्तीय प्रोत्साहन द्वारा करती है। तो अब हम 10 रुपए की चीज को हम 9 रुपए में बेच सकते हैं, हमें घाटा नहीं होगा, क्योंकि वो घाटा हमारा कंपनसेट कहां से हुआ जा रहा है, पीएलआई से। अब दूसरा क्या है, पीएलआई के तहत ध्यान दीजिएगा, पीएलआई के तहत जो फॉरेन कंपनीज हैं, ठीक है, तो उनको भी, जो मतलब कि अगर वो भारत में प्रोडक्शन कर रही है तो उनको भी छूट है, वो भी कवर है पीएलआई के तहत। ठीक है, तो दूसरा क्या लिखेंगे, तो जब वो भी पीएलआई के तहत कवर हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत उन्हें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा प्रोडक्शन करने के लिए, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करने के लिए, वृद्धिशील उत्पादन करने के लिए, तो जो बाहर के निवेशक हैं, बाहर की कंपनियां हैं, वो और आकर्षित होंगी भारत में आके अपना प्लांट डालने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को खोलने के लिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, दूसरा पॉइंट, पीएलआई स्कीम अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए, मैंने जब आपको ऊपर मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा था कि ये योजना हम क्यों लेकर आए, तो पहला ही पॉइंट था कि टू फॉस्टर मैन्युफैक्चरिंग थ्रू डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहला ही पॉइंट था कि विनिर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। कैसे प्रोत्साहित करना, घरेलू और विदेशी निवेश के द्वारा। तो घरेलू निवेश, तो घरेलू कंपनियां भी इससे प्रोत्साहित होंगी पीएलआई स्कीम से, और विदेशी निवेश भी इससे आकर्षित होगा, विदेशी कंपनियां भी इससे जो है आकर्षित होंगी। तो इससे क्या हो रहा है कि पीएलआई स्कीम अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, उत्पादन आधारित योजना के तहत, अभी हिंदी में लिखते हैं, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे लिखिए, दीज इन्वेस्टर्स विल कम along with technologies and advanced machineries। ठीक है, एडवांस्ड मशीनरीज, तो इसको हिंदी में लिख लीजिए, उत्पादन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करेगी। ठीक है, आगे लिखिए, ये निवेशक अपने साथ तकनीकी के
साथ साथ उन्नत मशीनें भी लाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कैसे मददगार होगी? प्रोडक्शन चलिए, इससे छोटा हो ही नहीं रहा है, कोई नहीं। तो हाउ विल पीएलआई स्कीम हेल्प? ठीक है, उत्पादन उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कैसे मददगार होगी? तो एक तो ये क्या है कि हमारे कॉस्ट में कमी कर देगी, क्योंकि सरकार की तरफ से थोड़ा सा ऊपर से मदद आ जाएगी। ठीक है, तो हम 10 की चीज 9 में बेच सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेगी। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में अट्रैक्ट होंगे तो वो अकेले थोड़ी ना आएंगे, उनको तो प्रॉफिट चाहिए। तो वो अपने साथ जो है तकनीकी भी लाएंगे और उन्नत मशीनरी भी लाएंगे। ठीक है, तो तकनीकी और मशीनरी दोनों लेकर आएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, हमारी कॉस्ट ज्यादा क्यों जा रही थी? हमारी कॉस्ट ज्यादा जाने का एक कारण यह भी था कि हमारे पास तकनीक नहीं है, उन्नत मशीनें नहीं है। ठीक है, कुशल श्रमिक तो वो तो ज्यादा बड़ा एक मेजर चैलेंज नहीं है। ठीक है, स्किल्ड मैन पावर को किया जा सकता है, हालांकि स्किल्ड मैन पावर मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज अब ट्रेंड कर लेती हैं जब वो आ जाती है प्रोडक्शन को लेकर। तो ये 6 महीने, साल भर या एक डेढ़ साल की बात होती है। तो ये मेजर चैलेंज नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि इससे भी प्रोडक्शन पर तो कम प्रभाव पड़ता ही है। तो हमारी क्या है कि तकनीकी उन्नत मशीनों की कमी की वजह से हमारी जो गुणवत्ता थी वो हमारी कम थी। ठीक है, ऊपर से हमारे पास जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, पैमाने की मितव्ययताएं, यानी कि अब क्या है, अगर मशीनें उन्नत होती तो हम उत्पादन ज्यादा करते। ठीक है, उत्पादन ज्यादा करते तो प्रति इकाई हमारी कॉस्ट कम हो जाती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उन्नत मशीनें हमारे पास नहीं थी, तो हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सिचुएशन भी नहीं थी। अब फॉरेन इन्वेस्टर जब आएंगे तो वो अपने साथ इस टेक्नोलॉजी भी लाएंगे। ठीक है, वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, एडवांस मशीनरी भी लाएंगे, और निवेश तो वो करेंगे ही करेंगे। तो उससे हमें फायदा क्या होगा? उससे हमें फायदा होगा, यहां पर नीचे लिख लीजिए ऐसे तीर लगा के। ठीक है, उससे हमें क्या फायदा होगा? इंडियन गुड्स इन INTL में लिख रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट। क्या होगा? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए। पहले हम, सरकार ने PLI दिया, ये 10 रुपए का सामान था। ठीक है, सरकार आई PLI लेकर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर। ठीक है, सरकार ने थोड़ा वित्तीय प्रोत्साहन दे दिया। अब वित्तीय प्रोत्साहन दे दिए तो अब ये 10 रुपए का सामान 9 रुपए में आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहां पर हमें तकनीकी भी मिल रही है और उन्नत मशीनें भी मिल रही हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टर लेके आ रहा है। तो तकनीकी और उन्नत मशीनें मिलने से हमारे पास एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, पैमाने की मितव्ययताएं। पैमाने की मितव्ययताएं। अब ये जब सिचुएशन आ जाएगी तो यहां पर हमारा, इसका मतलब क्या हो जाएगा?
पर यूनिट जो कॉस्ट है, एक तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और पर यूनिट कॉस्ट जो हमारा है वो कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ये जो 10 रुपए का पेन बन रहा था, तो ये पेन ऑलरेडी हो सकता है 9 रुपए का बनने लगे, पर यूनिट कॉस्ट कम होने की वजह से। अब सरकार का जो पीएलआई है, सरकार तो पीएलआई लेकर खड़ी ही है कि बोले तुम प्रोडक्शन करो, हम तुमको पीएलआई के तहत पैसा दे रहे हैं। तो पीएलआई सरकार लेकर खड़ी है, तो ये 9 रुपए का सामान हो सकता है अब 8 रुपए के लिए, 8 रुपए का इंटरनेशनल मार्केट में जाने लगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ये 9 रुपए का सामान हो सकता है 8 रुपए का इंटरनेशनल मार्केट में जाने लगे। तो पहले 10 रुपए का जा रहा था, अब 8 रुपए का जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। ये इसको नहीं नोट करना है, ठीक है? ये सब सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, इसको नोट नहीं करना है आपको, ठीक है? पहले 10 रुपए का सामान बन रहा था, अब उसके बाद यहां पे सरकार आई पीएलआई लेकर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर, ठीक? फॉरेन इन्वेस्टर आए क्या लेकर? टेक्नोलॉजी और प्लस एडवांस्ड मशीनरी। एडवांस मशीन्स लेकर आ गए। अब 1 रुपए की कमी इस मान लीजिए पीएलआई ने कर दी, और 1 रुपए की कमी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से इसमें हो गई। अब 2 रुपए की कमी हो गई, तो ये हमारा 10 रुपए की जो चीज थी वो इंटरनेशनल मार्केट में अब 8 रुपए की जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हमारा जो प्राइस, अच्छा दूसरा ये है कि जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, एडवांस मशीनरी होगी, तो हमारे जो प्रोडक्ट भी हमारा सस्ता हुआ। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां हमारी कॉस्ट कम हुई, और प्लस इन दोनों की वजह से, टेक्नोलॉजी और एडवांस मशीनरी की वजह से, ठीक है, हमारा जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। और प्लस क्या हुआ हमारा भाई? प्रोडक्शन भी तो बढ़ा। जब हमारे पास नए तरीके की, नए जमाने की मशीन आ गई, तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिर हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, ठीक है? और इससे क्या होगा? हमारा जो, क्योंकि हमारा सामान तो कॉम्पिटिटिव हो चुका है ना, कॉस्ट कम हो रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो हमारा सामान और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव होगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे सामान की डिमांड होगी। ऊपर से नई तकनीकी तो हमारा प्रोडक्शन वैसे ही बढ़ा देगी, डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन और बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमारा एक्सपोर्ट भी और बढ़ेगा, हमारा निर्यात भी और बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है? चाहो तो आप नोट कर लो। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं, आप इसको 1-2 बार सुन लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है? ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा? तकनीकी उन्नत मशीनें, ठीक है, इनकी वजह से हमारा क्या हुआ? हमारा जो सामान है, तो यहां पर आप ऐसे लिख दो इसको, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ठीक है? कॉम्पिटिटिव इन इंडियन गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, प्लस उसका जो है क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है?
हमारा सामान प्रतिस्पर्धी हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। जब मैं ये तीर लगा रहा हूं तो मैं मतलब किसी भी चीज को बढ़ता हुआ दिखा रहा हूं, ठीक है, क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और इसके कारण क्या रहेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे बनाइए। अब इसके कारण क्या रहेंगे, कारण को इधर लिख लीजिए चाहिए तो नीचे। पीएलआई स्कीम, इसको पीएलआई स्कीम की तरह की जगह लिख दीजिए फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव अंडर पीएलआई स्कीम प्लस टेक्नोलॉजी प्लस एडवांस मशीन्स। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो है कॉम्पिटिटिव हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय सामान, और उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, यहां पर ऐसे तीर लगा के लिख दीजिए, इससे क्या है, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा प्लस एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। तीर ऊपर की तरफ मतलब ज्यादा होगा, मोर प्रोडक्शन मोर एक्सपोर्ट, उत्पादन ज्यादा होगा और निर्यात ज्यादा होगा। कंपिटिटिव को कहते हैं प्रतिस्पर्धी। तो यहां पर हिंदी में लिख, इसको हिंदी में लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय, हिंदी में लिखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय सामान। ठीक है, कंपिटिटिव को यहां पर लिख दीजिए प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी और क्वालिटी को क्या कहते हैं, गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता, गुणवत्ता वाला। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, और आप भी इसको जो है ना ऐसे तीर में बना दीजिए, या ये सॉरी गोले में बना दीजिए ऐसे करके। अब उसका कारण क्या मैंने बताया है कि जो वित्तीय लिखते जाइए हिंदी मीडियम में, वित्तीय प्रोत्साहन, तो प्रोत्साहन आधारित सॉरी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत जो वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है, फिर उसके नीचे लिखिए प्लस जो विदेशी निवेशक तकनीकी और उन्नत मशीनें लेकर आ रहे हैं। तो इनकी वजह से क्या है कि हमारी जो वस्तुएं हैं वो प्रतिस्पर्धी हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि कॉस्ट कम हो गई ना, कॉस्ट कम हो गई, यहां पर लिख दीजिएगा कॉस्ट कम हो गई, प्रतिस्पर्धी हो गई क्योंकि कॉस्ट कम हो गई और क्वालिटी अच्छी हो गई। ठीक है, और आगे लिख दीजिएगा, इससे क्या है कि हमारा उत्पादन भी बढ़ा और हमारा निर्यात भी बढ़ा। और क्या लिख सकते हो कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी, आप चाहो तो आगे और बढ़ा सकते हो, प्लस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, ये भी कम हो गई, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो गई, आयात निर्भरता कम हो गई। हमारा उत्पादन बढ़ा, निर्यात बढ़ा और आयात निर्भरता कम हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारा जो है पीएलआई की वजह से हमें फायदा हुआ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना ही आज रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अभी आज हमने देख लिया कि पीएलआई के आने से हमारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ा, हमारा सामान किस तरीके से प्रतिस्पर्धी बन सकता है, पीएलआई के होने से हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि प्रोडक्शन मतलब कि पीएलआई स्कीम में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और दूसरा हम देखेंगे कि पीएलआई स्कीम की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सरकार को और कौन से कदम उठाने चाहिए। ठीक है,
क्योंकि आज क्लास काफी लंबी हो गई है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं, और सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।